देश के 14 करोड़ किसानों से अपील करता हूं, मित्रों, आप अपनी धरती की मजबूती के लिए काम करिए। ये धरती जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगी, मैं जिस जमीन पर आज बैठा हूं, जिस खेत पे बैठा हूं, आज के ठीक 5 साल पहले इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.2% था। आप देख रहे हैं ना, ये घास है। जरा दिखाऊं, पिंटू से कहूंगा ये घास दिखा दे। मैं इस खेत में, मेरे पास 5 एकड़ खेत और है बगल में। खरीफ के सीजन में मैं कोई फसल ही नहीं बोता, क्योंकि इस इलाके में केवल मूंगफली बोई जाती थी और 1 एकड़ में 4 कुंटल मूंगफली होती थी और 3 कुंटल, पौने 3 कुंटल की लागत आ जाती थी। और गेहूं होता था मात्र जो है 9 कुंटल 8 कुंटल प्रति एकड़, यानी कि 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा गेहूं नहीं होता था यहाँ पर। चना तो यहाँ होता ही नहीं था। इस राकर मिट्टी में, रेड सॉइल में चना होता ही नहीं था, मटर होता ही नहीं था। आज अभी रबी में मैं मटर करता हूँ, गेहूं करता हूँ, चना करता हूँ, क्योंकि अब इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.8% है। जीरो लागत, जोत करके केवल चना बोऊंगा, केवल मटर बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा। गेहूं में मैं पानी लगाऊंगा, चना मटर में पानी भी नहीं लगाऊंगा। और आसपास के लोगों से मेरा पैदावार ज़्यादा होता है क्या? किसान भाइयों नमस्कार। खेती आनंद के लिए, जीवन के लिए की जानी चाहिए या खेती धन के लिए? आज हम अपने देश के सभी किसान भाइयों से, अपने शुभचिंतकों से और मेरे साथ जो खेती, प्राकृतिक खेती देखते हैं उनसे, यहाँ तक कि कृषि नीतियों से, कृषि वैज्ञानिकों से सबसे एक निवेदन है। आज हमको ये तय करना पड़ेगा कि खेती का मकसद क्या है, खेती का ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी कार्यक्रम का ऑब्जेक्ट नहीं पता होता तो फिर हम भटक जाते हैं। जैसे कि आज पूरा देश खेती को लेकर के भटक गया है। खेती भटकाव का जो रिजल्ट है वो ये है कि आज आधी आबादी से अधिक लोग तो बीमार हैं, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, शरीर भी कमज़ोर है, मन भी कमज़ोर है। कारण क्या है कि खेती जीवन का नाम है। खेती का मतलब होता है कि हमको शुद्ध भोजन मिले, एक ऐसी रोटी, ऐसी दाल, ऐसी सब्जी, ऐसा दूध जिसको खा करके मनुष्य स्वस्थ रह सके, शरीर भी स्वस्थ रह सके और मन भी उसका स्वस्थ रह सके। जब इसलिए खेती करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और जीवन मेरा बिल्कुल आनंद के साथ गुजरे, तो एक तो खेती का मॉड्यूल ये हुआ कि खेती में स्वस्थ रहने के लिए और जीवन में आनंद के लिए करता हूँ। अभी खेती का जो मकसद है, किसी से भी पूछ लो, सोशल मीडिया में सारे लोग, मतलब नीतियाँ भी कहती हैं कि कैसे ज़्यादा आमदनी कमाओगे। नेचुरल फार्मिंग सिखाने वाले भी लोग कहते हैं कि ऐसा खेती करेंगे तो धनाढ्य बन जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, खेती धनाढ्य बनने का धंधा नहीं है। खेती एक पवित्र व्यवसाय है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की, यानी कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी निरोगी और स्वस्थ बने रहें। तो एक बार हमें ये तय करना है कि खेती हम करें क्यों। जैसे आज मेरी किसानों से बात होती है देश के, हर रोज़ मेरे यहाँ 50 लोग, 40 लोग, 20 लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मैं उन किसानों में से कहता हूं कि भाई 10 एकड़ का किसान कौन है, तो हाथ उठाता है। मैंने उससे 10 एकड़ के किसान से पूछता हूं, और आप भी पता कर लेना, किसान 10 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, 20 एकड़ का है, 50 एकड़ का है, अगर किसी किसान के घर में कोई लड़का नौकरी नहीं करता है, किसान सरपंच नहीं बना है, किसी राजनीति पद पर नहीं है, केवल खेती करता है,
तो 10 एकड़ का किसान पिछले 30 साल से खेती कर रहा है और 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के कर्जे पर है। मित्र, इसका क्या मतलब हुआ? खेती ना करने वाला, पान की दुकान खोलने वाला लखपति है और 10 एकड़ का किसान कर्ज में डूबा है। एक तो आधुनिक खेती के जो तौर तरीके हैं, रसायन आधारित खेती, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मोनोकल्चरिंग, हाइब्रिड बीज, ये जितना भी खेती का आधुनिक मॉड्यूल है, उसने देश के किसान को तो कर्ज में डुबोया ही डुबोया। साथ साथ जितने भी उपभोक्ता हैं, रोटी खाने वाला, दाल खाने वाला, सब्जी खाने वाला, फल खाने वाला, दूध खाने वाला, वो सब बीमार है। कारण कि सबको पैसे का लालच है। यानी खेती हम करते हैं धन के लालच से, और जब मैं धन का लालच करता हूं तो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, लालच बुरी बला। मैं स्पष्ट रूप से पूरे देश के किसानों को खुली नज़र से देखता हूं और क्या पाता हूं कि कोई भी किसान सुखी नहीं है, सबके ऊपर कर्ज है और हर साल वो अधिक पैदावारी की उम्मीद करता है। पैदावारी कम होती है तो दुख, पैदावारी ज़्यादा होती तो मंडी में भाव कम। तो मैं देश के किसानों से एक ही अनुरोध करता हूँ, मित्र, खेती अगर आप धर्म के लिए करेंगे, खेती धर्म का विषय है, खेती धर्म के लिए करेंगे, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे, तो मैं कहता हूँ, मेरा दावा है कि खेती में कभी किसी को कोई घाटा नहीं और खेती में कभी किसी को कोई कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश के बारे में कहा गया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत गांव का देश है। हमारी अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान है। अभी पीछे 4 साल पहले कोरोना आया था, खेती ने ही संभाला, लेकिन हम खेती करने वाला और खेती सिखाने वाले दोनों ने अपने ऑब्जेक्ट चेंज कर लिए। हम खेती को लालच में करते हैं, इतना गेहूं हो जाए, इतना गन्ना हो जाए, इतना आलू हो जाए, इतना फल हो जाए, मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम तो रासायनिक उर्वरक डालते हैं और फिर खेत में खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड डालते हैं, इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हैं, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए फंजीसाइड डालते हैं। मित्र, हम एक रोटी खा रहे थे, हम रोटी का निवाला पेट में डाल रहे थे इसलिए कि मैं स्वस्थ रहूँगा, और वो रोटी हमको बीमार कर देती है। मतलब भोजन हमको बीमार बना रहा है। और ये जो खेती का आधुनिक मॉड्यूल है, इसमें किसान जितना भी कमाता है फिर बाजार में ले जाता है। मैं देश के किसानों से एक ही बार बार निवेदन करता हूँ, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है, सुनना, खेती प्रकृति की व्यवस्था में करेंगे और खेती करते समय ध्यान रखेंगे कि प्रकृति की व्यवस्था में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था जब समृद्ध होगी, कहते हैं ना, सुख, शांति और समृद्धि, जीवन में अगर किसी को सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो समृद्धि का मतलब ही नेचर है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब नेचर के नियमानुसार, प्रकृति का एक नियम है और प्रकृति के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रकृति में क्या है, हम कोई भी फसल का बीज बो रहे हैं, कुछ भी बो रहे हैं तो बो रहे हैं जमीन पर। अब इस धरती माता की कोख में हम चना बोएं, गेहूं बोएं, गन्ना बोएं, आलू बोएं, कोई आर्चर्ड लगाएं, कोई वेजिटेबल की क्रॉप करें, कोई मेडिसिनल क्रॉप करें, तो बीज मैंने कहाँ डाला? जमीन में। अब जमीन में जो पौधा जमेगा उसके लालन पालन की जिम्मेदारी किसकी है? प्रारंभिक अवस्था में लालन पालन की जिम्मेदारी है धरती माता की।
धरती माता में ह्यूमस की कमी है, कार्बन की कमी है, जीवाणुओं की कमी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज देश की हमारी जो जितनी भी कृषि योग्य करीब 14.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य जमीनें हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब के डाटा उठा लीजिए पूरे देश के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी जिले के, आप पाएंगे कि लगभग 70% सॉइल, 70% जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.3 के नीचे चली गई है। 1% ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में होना चाहिए, ऐसी जमीनें 1% ही बची हैं, क्योंकि सिस्टम को जो खेती सिखा रहे हैं, जो फार्मर्स वेलफेयर का काम कर रहे हैं, मैं कहते हैं वो कि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं, तो किसानों के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसानों के लिए किए जाने वाले काम का मतलब है प्रकृति के लिए किया जाने वाला काम। क्योंकि खेती किसान करता जरूर है, लेकिन करता तो प्रकृति की व्यवस्था में ही है। अब प्रकृति की व्यवस्था में धरती मुख्य है, धरती में जीवांश कार्बन जो 1% होना चाहिए वो घट करके 0.3% आ जाए। धरती के नीचे 30-40 फुट पर पानी होना चाहिए, वो पानी खिसक करके 150, 250, 500 फुट पर चला जाए। धरती के ऊपर सरफेस में 5% एरिया में सरफेस वाटर यानी जलाशय होने चाहिए, वो जलाशय खत्म हो जाए। धरती के ऊपर 20 से 25% एरिया में जंगल यानी कि 25% एरिया धरती का वृक्षों से ढका होना चाहिए, और वृक्ष में काट डालूं तो नेचर तो, प्रकृति तो खराब हो गई। अब जब प्रकृति का परिवेश खराब हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी वीक हो गई, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई, तो बीमारी लगेगी, मुझे फंजीसाइड डालना पड़ेगा। खेत के आसपास जो है वृक्ष नहीं है, चिड़िया नहीं है, इंसेक्ट लगेगा तो मुझे इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा कि इस धरती पर अगर मैं चना बोता और धरती चने को पाल लेती, मुझे कोई फर्टिलाइजर, कोई फंजीसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड ना डालना पड़ता, तो मैं जब चना खाता यानी जो भी क्रॉप बोता मैं खाता, तो वो क्रॉप हेल्दी होती, उसमें टेस्ट होता, उसमें पौष्टिकता होती, और मेरा शरीर और मेरा मन प्रसन्न रहता, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते। आज की तारीख में क्या है मित्र, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फटाफट न्यूज़ में जरा एक दिन भी टीवी खोल करके फटाफट 200 खबरें देख लेना। मर्डर के, रेप के, आत्महत्या के, एक्सीडेंट के कितनी घटनाएं हो रही हैं, बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं। हमारी पंजाब के किसानों से सब बात होती है, पंजाब की धरती बंजर हो गई, और खेती करने की होड़ और धन कमाने की होड़ में क्या हुआ कि पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा है। आज के 40 साल पहले पंजाब की खेती को लोग नाम लेते थे, खेती हो तो पंजाब जैसी हो। आज पंजाब के हालात क्या है, हर 5वां आदमी जो है कैंसर का मरीज बन गया। मेरा उद्देश्य है आज हमारे कृषि नीतियों को, कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि अधिकारियों को, किसान को, बुद्धिजीवियों को तय करना पड़ेगा। खेती निजी स्वार्थ के लिए करनी है कि खेती जीवन के लिए और खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए करनी है। अगर खेती हम आने वाली जनरेशन के उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, तो फिर ध्यान रखना कि खेती में मैकेनाइजेशन को, खेती में रासायनिक उर्वरकों को, खेती में पेस्टिसाइड के वॉल्यूम को जितना कम से कम कर सकते हैं करना पड़ेगा। अगर मैं फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहता, नेचुरल फार्मिंग करनी, अगर मैं पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहता, अगर मैं इरिगेशन नहीं करना चाहता, तो इतनी बात समझनी है खेती करनी कैसे है, खेती कैसे करनी है। खेती का नियम है मित्र, एग्रीकल्चर की परिभाषा में लिखा गया है, जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट देश में हैं उन्होंने सब पढ़ा है कि जमीन में फसलों को उगाने का एक ऐसा मैनेजमेंट जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए।
आज की तारीख में ये डिफिनीशन 100 ईयर पहले थी जब पेस्टिसाइड नहीं थे। आज की डिफिनीशन क्या है, मैं जो डिफिनीशन बताता हूँ, खेती करने का वह तौर तरीका जिससे मेरी रोटी की, दाल की, सब्जी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी पर और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए। यानी कि धरती की फर्टिलिटी कम ना हो, धरती के नीचे का पानी ना लुटने पाए, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी ना नष्ट होने पाए। और आज की खेती का जो तौर तरीका है, खेती की फर्टिलिटी को भी लूट रहे हैं, ज़मीन के नीचे के पानी को भी लूट रहे हैं और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को भी लूट रहे हैं। और ऐसा जहरीला भोजन खा करके हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। किसी भी परिवार में खुशियां नहीं है मित्र। मैं फिर बता दूं, खेती खुशियों का विषय है, खेती जीवन का विषय है, खेती धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धर्म की रक्षा कर पाया, और धर्म है क्या? धर्म का मतलब है भगवान और भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। जैसे मैं प्रकृति कहता हूं ना, जब प्रकृति, तो प्रकृति में दो शब्द हैं। प्रा से है प्राकृतिक संसाधन यानी पंच महाभूत, और कृति से मतलब है पंच महाभूत के द्वारा रची गई रचनाएं। धर्म क्या है? हमें पंच महाभूत और उसके द्वारा रची गई रचनाओं की सुरक्षा करना है, उनके साथ परस्परता में मिल करके जीना है, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना। और ध्यान रखना, अगर मैंने धरती की फर्टिलिटी का दोहन किया, अगर मैंने धरती के नीचे के पानी का दोहन किया, अगर मैंने किसी इंसेक्ट को मारा, मैंने चूहे को मारा, इल्ली को मारा, माहू को मारा, तो परिणाम क्या हुआ है? आज पूरा देश जानता है कि आप दीमक को मारते रहे, दीमक जिंदा है, केंचुआ मर गया। आप माहू को मारते रहे, माहू जिंदा है, मधुमक्खी मर गई। इल्ली को मारते रहे, इल्ली जिंदा है, तितली मर गई। यानी जो चीजें नेचर में हमारी हेल्प करने वाली थी वो सब मैंने मार डाली। अब मेरा कोई हेल्पिंग हैंड बचा नहीं है मित्र। इसीलिए चारों तरफ हाहाकार मचा है। ढेर सारा बजट है। एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कितना बजट खर्च करती है, लाखों करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च किया जाता है, लेकिन ज्ञान की बात कहीं नहीं है। योजनाएं बहुत हैं, बजट बहुत है, लेकिन अज्ञान है। और अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, अगर मैं कोई भी काम करता हूं, कोई भी काम करने के पीछे का मकसद मुझे नहीं पता, टास्क नहीं पता होता, ये काम कर क्यों रहा हूं, तो फिर क्या अज्ञान ही है। आज अज्ञानता के कारण लाखों करोड़ रुपया किसानों के हित में खर्च हो रहा है, लेकिन किसान कर्ज में डूबा है। सबको समझना पड़ेगा। विनोद कुमार सचान कहते हैं, किसानों से, देश के 14 करोड़ किसानों से अपील करता हूं, मित्रों, आप अपनी धरती की मजबूती के लिए काम करिए। ये धरती जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगी, मैं जिस जमीन पर आज बैठा हूं, जिस खेत पे बैठा हूं, आज के ठीक 5 साल पहले इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.2% था। आप देख रहे हैं ना, ये घास है, जरा दिखाऊं, पिंटू से कहूंगा ये घास दिखा दे। मैं इस खेत में, मेरे पास 5 एकड़ खेत और है बगल में। खरीफ के सीजन में मैं कोई फसल ही नहीं बोता, क्योंकि इस इलाके में केवल मूंगफली बोई जाती थी और 1 एकड़ में 4 कुंटल मूंगफली होती थी और 3 कुंटल, पौने 3 कुंटल की लागत आ जाती थी। और गेहूं होता था मात्र जो है 9 कुंटल 8 कुंटल प्रति एकड़, यानी कि 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा गेहूं नहीं होता था यहाँ पर। चना तो यहाँ होता ही नहीं था। इस राकर मिट्टी में, रेड सॉइल में चना होता ही नहीं था, मटर होता ही नहीं था। आज अभी रबी में मैं मटर करता हूँ, गेहूं करता हूँ, चना करता हूँ, क्योंकि अब इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.8% है। जीरो लागत, जोत करके केवल चना बोऊंगा, केवल मटर बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा। गेहूं में मैं पानी लगाऊंगा, चना मटर में पानी भी नहीं लगाऊंगा। और आसपास के लोगों से मेरा पैदावार ज़्यादा होता है क्या? मुद्दा क्या है? 3 साल, ये तीसरा साल है कि मैंने मूंगफली नहीं बोया।
ये घास एक बार मैं पलट चुका। अब आप देख रहे हैं कितना, अब लोग ग्रीन मैनोरिंग की बात करते हैं कि इसमें हरी खाद बोइए, इसमें गोबर की खाद डालिए, इसमें प्रेस मत डालिए। कहाँ से लाएगा किसान? कहना आसान है कि भाई 100 कुंटल गोबर की खाद डालिए, कहाँ से लाएगा किसान गोबर की खाद? कहाँ से लाएगा बर्मी कंपोस्ट? मित्र, कुछ नहीं करना, ये धरती माँ प्रकृति स्वतः सारा काम कर लेती। भगवान और भगवान की व्यवस्था अक्षम नहीं हुई है, वो सक्षम है आज भी। बस उसको हमें सपोर्ट करना है, उसको मुझे इंटरप्ट नहीं करना है। वो जो कर रहे उसको करने देना है। मैं कह रहा हूँ ना, आज देखो धरती माता अपना श्रृंगार कर रही है, मैं करने दे रहा हूँ। और ये कितना ढेर सारा बायोमास है, ये सब क्या बनेगा? कार्बन बनेगा। और यहाँ पर जीवाणु है, पेस्टिसाइड नहीं डालता। जब ये ज़मीन में दबेगा तो ज़मीन में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जीवामृत की मैं बात करता हूँ, रोजाना जीवामृत की बात करता हूँ, वो जीवामृत के जीवाणु इस कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे और जीवांश में कन्वर्ट करेंगे। धरती में कार्बन बढ़ा दीजिए, जीवाणु जो जमीन में होने चाहिए उनको नष्ट मत करिए, या जीवामृत के माध्यम से उसको एक बार इनोकुलेट कर दीजिए। देखिए, माँ स्वयं में समर्थशाली है, इतनी सामर्थ्यवान है माँ कि आपके सारे दुखों को हल करेगी, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। अगर माँ की समृद्धि के लिए मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे कोई भी समाधान मिलने वाला नहीं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।